हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में देखिए यूट्यूब पर काफ़ी चैप्टर पढ़ाए गए हैं। आप उनका अध्ययन कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके संदर्भ में एक और हम चैप्टर जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण एक इसका दूसरा नाम भी होता है वर्ग समीकरण, एक स्क्वायर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी बुक्स में पूछ देते हैं कि द्विघात समीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे द्विघात समीकरण का दूसरा नाम वर्ग समीकरण होता है। इसके साथ साथ क्लास 10th के अप्रॉक्स लगभग में 14 या 15 चैप्टर हैं। सिलेबस वाइज प्रत्येक साल सिलेबस कभी कम कर देते हैं, कभी एक चैप्टर 2 चैप्टर ज़्यादा कर देते हैं। तो आप हम लोगों को जो है सभी चैप्टर्स का अध्ययन करना है। तो इसी क्रम में आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसकी मार्किंग ठीक है, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th के चैप्टर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसकी सभी सूत्रों परिभाषाओं को देखेंगे। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप या मानक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से जो है इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी क्रम में द्विघात समीकरण से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है डेफिनेशंस देखेंगे। क्या होता है द्विघात समीकरण, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या द्विघात समीकरण के बारे में इसकी भूमिका क्या है। तो प्रत्येक चैप्टर की आपको अगर विषय वस्तु आती है, उसका एक तरीके से इतिहास आता है पूरे चैप्टर का कि ये चैप्टर किस टाइप का है, ठीक है। उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी आती है, तो चैप्टर में जो क्वेश्चंस लगते हैं तो उनमें समस्या का विषय नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले समझाया हमने कि द्विघात बहुपद क्या कहलाता है। क्लास 9th में आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो उसमें बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर के रूप में आपको बताए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर एक घात वाले रैखिक बहुपद कहलाते हैं, 2 घात वाले द्विघात बहुपद कहलाते हैं, 3 घात वाले त्रिघात बहुपद, 4 घात वाले चतुर्थ घात बहुपद। तो यहाँ पे हम लोग 2 घात वाले जो क्लास 9th में आपको टाइप्स बताए जाते हैं पॉलिनोमियल के, तो वहाँ पे हम 2 घात वाले द्विघात बहुपद से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्लास 10th का ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो इसके बारे में लिखे हुए हैं कि कोई भी समीकरण P ऑफ x इक्वल टू 0, जहाँ P ऑफ x का 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद कहलाती है, ठीक। तो कोई भी समीकरण दिया गया जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो उसको हम द्विघात बहुपद के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 3x² - 9, कोई भी इक्वेशन ले लें आप, 5x² + 7x + 3 और भी ले सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इन टाइप के इक्वेशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो है इसकी चर राशि की मैक्सिमम पावर आपकी 2 आ रही है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक। तो कहने का मतलब है इस टाइप का जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा वो आपका द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का जो है स्वरूप होगा। इसके बाद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, अभी हम द्विघात समीकरण पर नहीं पहुँचे हैं, अभी क्लास 9th का ही द्विघात बहुपद है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी ली हमने द्विघात बहुपद की। तो एक ऐसा बहुपद था जिसमें जो है आपकी चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, तो वही लिखा था हमने। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ये आपको पढ़ाया जाता है उसी टाइम पे कि ax² + bx + c चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। यदि abc वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे नंबर्स आते हैं, देखिए संख्याएं हैं, और a ≠ = 0 है, ये आपका a का मतलब ये हुआ कि x² के साथ में जो अवयव होगा वो आपका 0 नहीं है। तो द्विघात बहुपद को ax² + bx + c को f ऑफ x से भी प्रदर्शित करते हैं। f ऑफ x आप बस ये समझिए कि f ऑफ x का मतलब है एक फंक्शन है, फंक्शन माने फलन है, किस रूप में, x के रूप में, ठीक है। तो हमने ये लिखा हुआ है ax² + bx और + c। जो फंक्शन होता है, जो फलन होता है, जिस रूप में दिया है वो उसी रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे मान लीजिए f ऑफ x है, f ऑफ t है, f ऑफ z है, f ऑफ y है, कोई भी फंक्शन किसी चर राशि के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके जो अवयव हैं उसी रूप में प्रदर्शित होंगे, ठीक।
तो देवघात बहुपद का व्यापक रूप कहने का मतलब फाइनली ये समझिए कि ax² + bx + c इस टाइप का लिखा हुआ अवयव देवघात बहुपद का व्यापक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में होता है, जहाँ ABC आपकी संख्याएं हैं, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं आएगी, परंतु a का मान 0 नहीं होगा। अगर आप a 0 कर देंगे, ये आपका सपोज दैट ax² लिखा था, ये ax² लिखा है प्लस bx लिखा है प्लस का c, अगर आप ये टर्म 0 कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, ओनली 7x + 3, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। और हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देवघात बहुपद का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो है a का मान 0 नहीं होगा, तो इसे हम लिख दे रहे हैं 5x², यहाँ था आपका ax² है, इस टाइप से। तो देवघात बहुपद का व्यापक रूप आपको आना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने उसके शून्यक के बारे में लिखा हुआ है। शून्यक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। शून्यक एक देवघात बहुपद का वह अज्ञात राशि का मान होता है, जिस रूप में देवघात बहुपद है, मान लीजिए x के रूप में है, तो x का वह मान होगा जो उस देवघात बहुपद के मान को शून्य कर देगा। प्रत्येक परिस्थिति में देवघात बहुपद, देखिए देवघात बहुपद के जो शून्यक होता है उसको मूल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, ये सॉल्यूशन भी होता है, रूट्स भी होता है, अभी आगे पढ़ेंगे मूल। तो ये एक ऐसी संख्या होती है जो देवघात बहुपद में अगर रख दी जाए उस संख्या को, तो वो संख्या के मान को शून्य कर देता है, उस पूरे बहुपद को, उस पूरे जो है देवघात बहुपद को आपका शून्य कर देगा। इसका मतलब है कि वो आपका एक मूल हो गया, उसका वो एक संतुष्ट करने वाला गुणनखंड हो गया दिए गए बहुपद का। तो आप गुणनखंड भी कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। 9th में ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे वो चैप्टर बन गया कि आपका एक देवघात बहुपद, देवघात समीकरण बन गया चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से देवघात बहुपद का शून्यक के बारे में लिखा है कि यदि किसी देवघात बहुपद ax² + bx + c, ये देवघात बहुपद होता है, मैं x का कोई मान रख रहे हैं, मान लीजिए x = a रखा, जैसे प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन का मतलब है वो वैल्यू आप पुटअप कर रहे हैं, वो वैल्यू आप रख रहे हैं, प्रतिस्थापन करने पर बहुपद का मान यदि शून्य हो जाता है, देखिए ध्यान से, अगर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, 0 हो जाता है, इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है, किस वैल्यू पे, x = a पर, x = a पर ये बहुपद दिया था ax² + bx + c, इसका मान यदि शून्य होता है तो हम लोग कह सकते हैं तब a को, इस a को जो x का मान लिया था, देवघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यक कहते हैं, या मूल कहते हैं, या हल कहते हैं, या गुणनखंड कहते हैं, इस टाइप से आप समझेंगे। तो ये आपका रहा देवघात बहुपद की शून्यक के बारे में जानकारी। एक बात और बता दें, देवघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसमें जो है इसके शून्यकों की संख्या, इनके हलों की संख्या, इनके मूलों की संख्या 2 होती है, ठीक। एक घात वाले जो बहुपद हमने पढ़े हैं, रैखिक बहुपद के नाम से थे, उनमें हलों की संख्या केवल 1 थी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक अद्वितीय हल आता है, केवल एक हल होता है। त्रिघात बहुपद में बात करें तो हलों की संख्या 3 होती है, चतुर्घात में 4 होती है, मतलब मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसके उतने ही मूल की संभावना आने की रहती है, ठीक है। तो देवघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ऑप्शनल में, कहीं आपका लिखित रूप में, कि देवघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताएंगे देवघात समीकरण में, देवघात बहुपद में या समीकरण में मूलों की संख्या केवल 2 होती है, ठीक। आगे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं देवघात समीकरण, चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना देवघात समीकरण क्लास 10th का, ये आपका पूरा 9th का आपका टॉपिक था यहाँ तक, ठीक। तो ये भी आपको समझना है कि देवघात बहुपद से जुड़ा हुआ है देवघात समीकरण, ठीक है ना। तो इसीलिए क्लास 9th में पहले पढ़ाया जाता है पॉलिनोमियल, वहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ाए जाते हैं कि आपका देवघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, उसी के आधार पर हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो है 9th की जानकारी ले चुके हैं, यहाँ तक 9th की जानकारी आप ले चुके हैं। अब आप लोग जो है क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं देवघात समीकरण, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले समझेंगे देवघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, यदि ax² + bx + c एक देवघात बहुपद है, तब ax² + bx + c = 0 को देवघात समीकरण कहते हैं। देखिए, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आप क्लास 9th में सिस्टम से पढ़ाया जाता है। बहुपद और समीकरण, समीकरण को इक्वेशन को लिखने का टाइप होता है, इक्वेशन का एक प्रतिरूप होता है, एक स्वरूप होता है, इक्वल टू के रूप में, इक्वल टू है कोई संख्या 0 है, तो ये भी पढ़ाया जाता है समीकरण क्या होता है। तो आप इसी बहुपद से आप ये समीकरण क्रिएट कर लिया हमने, को देवघात समीकरण कहते हैं। इसी को वर्ग समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम है, ये वर्ग समीकरण है, कुछ किताबों में दिया है, कुछ किताबों में नहीं दिया है। तो हम लोग फाइनली ये समझे हैं कि जो हम क्लास 9th में देवघात बहुपद पढ़े हुए थे, जिसका स्वरूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² + bx + c, ठीक, जहाँ पे ABC आपकी संख्याएं थीं, वास्तविक संख्याएं थीं, और a का मान 0 नहीं था, तो उसी को हम देवघात समीकरण का रूप दे सकते हैं।
उसको लिखने का तरीका होगा ax² + bx + c = 0। तो इसको हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग इसी क्रम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपके सामने लिखा हुआ है, वो हम फिर से लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ abc आपकी संख्या हैं, अचर पद हैं या वास्तविक संख्याएँ हैं, और यहाँ पे a का मान 0 नहीं है, क्योंकि a का मान 0 करने पर आपका जो है आपका वर्ग समीकरण आपका नहीं रहेगा, ये आपका एक घात वाला समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ हम इसके कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे कि x² के साथ में जो होता है वो आपका x² का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। कोई पूछ देता है x² का गुणांक क्या है, तो आप इस समीकरण के माध्यम से अगर बोलना चाहें तो x² का गुणांक a है। ठीक, इसी तरीके से चिन्ह सहित बोलते हैं तो आप फिलहाल +a मानेंगे, और x का गुणांक कितना है तो आप बोलेंगे +b है। हाँ, और अचर पद क्या है जिसमें x नहीं लगा है, क्योंकि x के रूप में कंडीशन थी, f(x) के रूप में कंडीशन थी फलन की, तो अचर पद आपका बोला जाएगा c। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य जो होते हैं वो मूल का ही प्रतिरूप हैं। हाँ, जब समीकरण बना लेते हैं तो वो मूल कंडीशन आ जाती है, मूलों की कंडीशन आ जाती है। तो द्विघात समीकरण के मूल के बारे में भी पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। हाँ, वे मूल आपके द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अगर हमें मूल दिए जाएं तो हम द्विघात समीकरण का क्रिएशन कर सकते हैं, बना सकते हैं द्विघात समीकरण, या द्विघात समीकरण दिया गया हो तो वहाँ से हम मूलों में रिलेशन निकाल सकते हैं, मूलों में और द्विघात समीकरण में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके के संबंध होते हैं, इन सभी की विविध जानकारी हम लोग जो है देखेंगे। आइए देखें, आगे हम लोग इसी क्रम में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या व्यापक स्वरूप क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक तरीका का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो प्रत्येक बुक में आपका व्याप्त है, इसलिए इसे हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं, व्यापक फॉर्म कह सकते हैं। तो हमने लिखे हुए हैं कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ये हमने अभी पिछले उसमें स्टेप में बताया भी था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो है द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ x एक वास्तविक चर है, जब आपका देख रहे हैं x के रूप में। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये अवस्था लिखी है ax² + bx + c = 0, तो ये फंक्शन शो हो रहा है किसका, f(x) का, यानी कि x के रूप में आपका फंक्शन है। ठीक, वास्तविक चर है तथा abc वास्तविक अचर है। abc दिख रहे हैं आपको, a, b और c ये आपके गुणांक हैं चूँकि, और ये इनकी जगह पर संख्याएँ आती हैं, वास्तविक अचर हैं। व्यापक द्विघात समीकरण में x² का गुणांक a आपको दिख रहा होगा, x² के गुणांक x² के साथ में गुणा का अंक कौन सा है, +a, और x का गुणांक +b है, और c जो होता है स्वतंत्र अचर पद होता है। कहने का मतलब ये कह लीजिए c जो होता है वो x से स्वतंत्र होता है। ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं c स्वतंत्र अचर पद होता है। तो एक तरीके से देखें तो द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप हमारे सामने आया हुआ है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे आप देख रहे हैं x चर x में आपका द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, और जहाँ पे आपकी abc हैं जो वो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और अचर पद जो होता है वो आपका c है, x से स्वतंत्र होता है ये। ठीक, इसके साथ साथ हमने लिखे हुए हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मूल या इसको हम हल कर ले सकते हैं। हाँ, ये मूल होते हैं जो वो अज्ञात राशि के वे मान होते हैं जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण का वैल्यू 0 कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं द्विघात समीकरण के मूल। हमने पिछले स्टेप में ये भी बताया था द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। ठीक, तो लिखे हुए हैं कि यदि संख्याएं अल्फा और बीटा, कोई संख्याएं ले ली गई हैं, अभी पता तो है नहीं कोई हल के बारे में, यदि संख्याएं अल्फा और बीटा कोई भी 2 संख्याएं हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्यक हों। कहने का मतलब द्विघात बहुपद जो 9th में पढ़ा था उसकी 2 संख्याएं शून्यक हैं। शून्यक का मतलब उसकी हल है, एक तरीके से उसको सेटिस्फाइड करती हैं, उसको संतुष्ट करती हैं। अर्थात यदि संख्याएं अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को संतुष्ट करती हैं। संतुष्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या उठा के हम x के रिप्लेस में रखें यहाँ पे, और यदि वैल्यू 0 कर दें, क्योंकि उस साइड में 0 है तो 0 = 0 कर दें, तो यही संख्याएं जो अल्फा बीटा ली गई हैं ये द्विघात समीकरण की जो है मूल कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगी। ठीक, संतुष्ट करती हैं, तब अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण जो हमने लिया था ax² + bx + c = 0 के मूल कहलाते हैं। हाँ, इसके रूट्स कहलाते हैं। एक हमने विशेष बात लिखी हुई है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है आपको, कि शून्यकों का संबंध बहुपद से होता है। जो बहुपद में हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है बहुपद, तो उसमें हम लोगों ने
जो ये पूर्ण रूप से जो अल्फ़ा बीटा संतुष्ट करते थे उस टाइम पे इसे हमने शून्य कहा था, ठीक। जबकि मूलों का संबंध समीकरण से होता है। अब इस टाइम पे वही बहुपद समीकरण के रूप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम शून्यक ना बोल के द बेस्ट रहेगा हम मूल बोलें, और फिर शून्यक भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं, गुणनखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको समीकरण को, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए इनके हल करने की विधियाँ हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्णवर्ग विधि है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से भी हल कर सकते हैं, तो वहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा के मान निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि हमें मान लीजिए अल्फ़ा बीटा समीकरण बनाने के लिए मूल दिए गए हैं, तो हम समीकरण बना सकते हैं, उसका भी आगे वीडियो में हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। मेनली अभी हम लोगों को पहचान चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि द्विघात समीकरण आपका जो होता है उसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 होती है। एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार के आपके द्विघात समीकरण होते हैं, एक शुद्ध होता है और एक मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है उसमें आपका जो है केवल स्क्वायर वाला पार्टीशन मिलेगा, जिसमें केवल चर राशि की 2 पावर ही नज़र आती है, 2 पावर आपको दिखती है, वो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। ये थोड़ी जानकारी दे दें, जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण ये भी आप मेंटेन कर लेंगे कॉपी में, है। और एक हमने बताया आपको मिश्रित द्विघात समीकरण, कौन सा बताया है? मिक्स्ड, है, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो हमने 2 जानकारी और आपको बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण तो हम पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है उसका एक स्वरूप, द्विघात बहुपद का जो स्वरूप है उसी को समीकरण बना दिए हैं। द्विघात बहुपद क्या था? ax² + bx + c था। अब द्विघात समीकरण क्या लिख रहे हैं? ax² + bx + c = 0, ठीक। अब इसमें 2 प्रकार के ये द्विघात समीकरण होते हैं। एक आपका शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, यानी इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, इसको हम मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिए शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, जो हमने समीकरण लिया हुआ है, अब शुद्ध द्विघात समीकरण लिखना है तो इसमें हम x वाली पावर नहीं लिखेंगे, यानी x का अवयव नहीं लिखेंगे। केवल आप लिखना चाहो तो ax² + का c = 0 ये लिख सकते हो, ax² = 0 लिख सकते हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण में हमें केवल चर राशि की 2 पावर चाहिए, ठीक। अचर पद आ सकता है लेकिन इसमें 1 पावर आपको नहीं चाहिए, ठीक। और मिश्रित द्विघात समीकरण, इसमें 2 पावर भी होंगी, 1 पावर भी होगी। तो मिश्रित में आपका फॉर्म यही लिखा जाएगा, ax² + bx + c = 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज पे भी अध्ययन करेंगे। और देखिए, बेस्ट बुक है जो आपकी, उससे ही अध्ययन कराएंगे, तो वो आपकी लेखक रहेंगे डॉक्टर मनोहर रे जी, ठीक है ना। तो इसमें एक यूपी बोर्ड का आपका एक अच्छा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और बाकी किस बुक्स चल रही हैं तो वो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। सभी बुक्स आपकी एक लेवल की हैं, क्योंकि आपका बोर्ड से सिलेबस है NCERT सिलेबस, ठीक है। तो किसी बुक में थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया गया है, कोई बुक एक लेवल में बनाई गई है यूपी बोर्ड के लिए ख़ास तौर पे, है। कई बुक्स NCERT लेवल के लिए बनाई गई हैं, CBSE लेवल के लिए बनाई गई हैं। तो हम लोग जो है यूपी बोर्ड प्रयागराज का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब तो सीधी बात समझिए कि वहाँ से जो सिलेबस का प्रतिरूप है वो ओनली NCERT सिलेबस है। तो आप चाहें तो NCERT की बुक्स जो है मार्केट में आती है, उससे अध्ययन कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस जो है शॉर्ट दिए गए हैं, तो इसलिए हम अन्य बुक्स का जो है, अन्य लेखकों की बुक्स का जो है अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो है अन्य में जो है सबसे द बेस्ट बुक आपकी ये चल रही है, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर मनोहर रे जी, ठीक है। और इनकी एक टीम है पूरी, तो बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस देते हैं। अध्ययन करने पर बहुत स्टूडेंट के नंबर 90+, 95+ कंडीशन में हासिल होते हैं। तो इस तौर पे हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के अनुसार आप अन्य बुक्स जो पढ़ रहे हैं उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके भी कोई क्वेश्चंस में आपको अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आगे हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में देखिए क्या है, एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण पहचानिए, हैं। तो द्विघात समीकरण की पहचान एक रख लीजिए दिमाग में कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, वर्ग समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक।
उसमें भी थोड़ा सा हम लोग इंडिकेट कर लेंगे दिमाग में कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, शुद्ध द्विघात समीकरण कौन है और मिश्रित द्विघात समीकरण कौन है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण कौन होंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कौन से होंगे? जिसमें केवल चर राशि की 2 पावर नजर आएगी। ठीक, चर राशि की 1 पावर आपकी अब्सेंट होगी। हाँ, यानी एक्स अब अब्सेंट होगा, एक्स का गुणांक नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा। ठीक, तो वो अब्सेंट होगा तो आपका इस टाइप का समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। मिश्रित द्विघात समीकरण में 2 पावर भी दिखते हैं, 1 पावर भी दिखती है। हाँ, अचर पद तो देखते ही हैं, तो इसका भी थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेंगे उसी टाइम पे। इसके साथ साथ हम लोगों को चाल दूरी समय में संबंध आना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको बताया गया छोटी क्लासों में कि चाल बराबर जो होती है वो आपकी दूरी बटे समय के रूप में होता है। हाँ, यहाँ से भी हम लोग कई फॉर्मूले अपने निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक फार्मूला और निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसके साथ साथ हम लोगों को रिलेशंस वाले संबंध वाले क्वेश्चन आने चाहिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र वाले क्वेश्चन आने चाहिए, जिसमें हम बाद की उम्र अगर किसी की लिख रहे हैं, पश्चात बाद की उम्र अगर लिख रहे हैं तो उसको हम बाद की उम्र को, जैसे इतने साल बाद इसकी उम्र इतनी हो गई है, तो बाद की उम्र में हम प्लस लगाएंगे। इसका एक नाम और आता है लिख के पश्चात। तो पश्चात मीन्स बाद में होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है, तो उसकी जो है 10 साल बाद या 10 साल पश्चात वो कितनी आयु का हो जाएगा, तो आप 50 + 10 = 60 साल का हो जाएगा। तो बाद की उम्र के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे। और पूर्व की उम्र के लिए, जैसे पूर्व यानी पहले की उम्र कह दी जाए, पूछ दी जाए, तो पहले की उम्र अगर किसी की कह रहे हैं पहले की उम्र, तो इसमें माइनस चिन्ह लेते हैं पूर्व। हाँ, या पूर्व लिख के आता है। पूर्व मीन्स होता है पहले। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल का है वर्तमान में, उसकी पूर्व की उम्र लिख रहे हैं पहले की उम्र, तो वो निश्चित रूप से माइनस कर देंगे। आप 10 साल पहले की लिखोगे तो 30 साल का वो होगा व्यक्ति। 40 - 10 = 30 है। तो इस तरीके से हम लोग इनका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्रमागत संख्याएं देखेंगे। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं देखेंगे। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रम आगत संख्याएं, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम प्लस आगत है। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेंगे। ठीक है ना, कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत सम संख्याओं में कौन सी संख्याएं लेते हैं? क्रमागत विषम संख्याओं में कौन सी संख्या लेते हैं? सम संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विषम संख्याओं की स्टार्टिंग किसी पूर्णांक के लिए कहाँ से होती हैं? तो हम लोग इसका भी थोड़ा सा अध्ययन अभी करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक एक्सरसाइज देखेंगे। पहली एक्सरसाइज देखेंगे किस बुक से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे जी। ठीक, और उनकी टीम भी है। हरस्वरूप शर्मा जी हैं, भगवत स्वरूप शर्मा जी हैं, डॉक्टर शालिनी शर्मा जी हैं, चंद्रशेखर दुबे जी हैं। तो इनकी टीम भी अच्छी है और एक कंफर्टेबल बुक है यूपी बोर्ड के लिए, जिसका आप अध्ययन करके अच्छे से अच्छे हासिल कर सकते हैं जो है नंबर्स। ठीक है, ना आपको ज़्यादा हाइयर पढ़ना है ना ज़्यादा लोअर पढ़ना है, एक आपको लेवल में पढ़ना है। तो ये आपकी लेवल की बुक है। ठीक है, आइए देखें आगे। हम लोग देखिए, हम लोगों को एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करना है। तो एक्सरसाइज के लिए कम से कम हमारे पास में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको हल करने के लिए सभी सूत्र वगैरह, परिभाषाएं वगैरह सब होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के बारे में आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी है। उसको आप अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट करके बार बार वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, एक अच्छे मार्किंग को अर्जित करने के लिए द्विघात समीकरण चैप्टर से। ठीक, इसके साथ साथ हमने जो एक्सरसाइज में रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज में एक तरीके से यूज होगा, वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रम धन आगत, यानी क्रमानुसार आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे हम लोग एक तरीके से नंबर्स पढ़ते हैं। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8 आते हैं। तो हम लोग +1 करते चले जाते हैं, तो आपकी क्रमागत संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है नहीं? तो उसी तरीके से हम लोग बीजगणित में लेके चलेंगे। किसी पूर्णांक x के लिए तो पहली संख्या x लेंगे, तो दूसरी संख्या होगी 1 जोड़कर x + 1, फिर आप x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका x + 2 हो जाएगा। x + 2 में फिर से आप पुनः 1 जोड़ेंगे, x + 3, x + 4, x + 5, यानी 1 आप इंक्रीज करते चलेंगे। तो इसको हम क्रमागत संख्याएं यानी क्रम से आने वाली संख्याएं कहेंगे। आपको जितनी लेनी है, जैसे 2 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, इन्हीं का चयन कर सकते हैं। आगे लिखे हुए हैं क्रमागत सम संख्याएं। तो देखिए, क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याओं के संबंध में काफ़ी विभेद होता है, इसलिए आप जो है
उस विभेद को छोड़कर आप इन संख्याओं पर अध्ययन करें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इन क्रमागत सम संख्याओं का पूछ चुके हैं, किसी पूर्णांक p के लिए, q के लिए, किसी पूर्णांक z के लिए, ठीक। और क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में पूछ चुके हैं कि किसी क्रमागत विषम संख्या का प्रारंभ यानी किस तरीके से होगा, किसी पूर्णांक p के लिए, q के लिए या x के लिए। तो हम लोग क्रमागत सम संख्याएं पूर्णांक x के लिए लिख सकते हैं। देखिए, क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याएं दो के अंतर से चलती हैं। हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, क्रमागत सम संख्याएं होती हैं 2 हैं 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से दो के डिफरेंस पे चलती हैं। इसी तरीके से क्रमागत विषम संख्याएं भी दो के डिफरेंट पे चलती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 हैं। इस तरीके से आपकी बीजगणित में भी चलेंगी। 2x, फिर आपको 2 का डिफरेंट लेना है तो 2 बढ़ा के बोलेंगे 2x, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6 + 8, 2x + 8, 2x + 10 है। जितनी आपको चयन करनी है, 2 चाहिए तो क्वेश्चन के अनुसार 2 ले लेंगे यहाँ से। क्रमागत विषम संख्या पूर्णांक x के लिए तो आपकी लिखी जाएंगी 2x + 1, 2x + 3, यहाँ भी दो के अंतर से चलेंगे। 2x + 5, दो को जोड़ा गया है, 2x + 7, 2x + 9, 2x + 11, ठीक। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको ये दोनों पूछे जा चुके हैं। किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या कौन होगी, तो ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें 2x या पूर्णांक p के लिए कह रहे हैं तो 2p। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी पूर्णांक q के लिए विषम संख्या किस प्रकार की होगी, तो आप बताएंगे 2q + 1, क्योंकि पूर्णांक q था, तो पूर्णांक x के लिए 2x + 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके का चयन करेंगे, कितनी भी ले सकते हैं, मतलब 1, 2 संख्याएँ, 3 संख्याएँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो भी कह रहे हो। इसी तरीके से चाल दूरी समय में संबंध आना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जैसा कि बताया गया था आपको। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से आप पक्षांतर करके, यानी कि सीधा पक्षांतर करेंगे अपॉन 1 और क्रॉस मल्टीपल, तो दूरी बन जाए, दूरी मतलब दूरी का एक में गुणा होगा तो दूरी एकम दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहाँ से समय को यहीं रोक लीजिए, चाल को वहाँ ले जाएंगे, गुणा का पक्षांतर भाग, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो सीधी बात समझिए, दूरी यदि मीटर में दी गई है, बहुत ध्यान से समझिए, दूरी यदि मीटर में दी गई है और समय आपका सेकंड में दिया गया है, तो चाल आपकी होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो दूरी जब आप मीटर में लेंगे तो समय आप सेकंड में लेंगे, उसका चाल का यूनिट बनेगा मीटर प्रति सेकंड। और मान लीजिए जैसे आपका दूरी किलोमीटर में दी गई है, मान लीजिए किलोमीटर में दी गई है और समय आपका आवर में दिया गया है, घंटे में दिया गया है, तो आपकी चाल होगी वो बनेगी आपकी किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो इसका ध्यान रखेंगे, मीटर अगर दूरी मीटर में माप रहे हैं और समय आप सेकंड में ले रहे हैं तो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, ठीक। और इसी तरीके से दूरी किलोमीटर में माप रहे हैं और समय आपका आवर में चल रहा है, तो इसका जो है यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर, किसका, डिस्टेंस का यूनिट है। एक तरीके से देखें, डिस्टेंस नहीं, आपका स्पीड का यूनिट, ठीक है। स्पीड का यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इनको हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। इनके लिए 5/18 और 18/5 का क्रमशः गुणा कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आयत के बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आपने क्षेत्रमिति पढ़ी होगी, मेंसुरेशन, तो उसमें जो है आयत जरूर पढ़ा होगा। आयत है, वर्ग है, और भी अभी पढ़े होंगे, बेलन, शंकु, खोखला बेलन। तो उसमें जो है एक आयत, आपको समझिए, आयत में एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जो आपका लंबाई और चौड़ाई के रूप में होता है। बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, यूनिट में दिया जाता है, ओनली मात्रक में। तो हम लोगों को आयत के बारे में थोड़ी शॉर्ट जानकारी आनी चाहिए कि आयत की लंबाई L मान ली जाए, चौड़ाई B मान ली जाए, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो घिरा हुआ हिस्सा होता है, जिस समतल पे आयत बनाएंगे तो आयत जितना स्ट्रक्चर, जो आयत का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितना भी वो क्षेत्र घेरेगा वो कहलाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमने जितने भी आकृतियों के निकाले हैं वो आपके स्क्वायर यूनिट में आते हैं, यानी वर्ग मात्रक में लिखा जाता है। इसके साथ साथ आयत का परिमाप यानी पैरामीटर समझिए, इसको आप सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, परिधि भी कह सकते हैं। पूछने का तरीका आपका क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो परिधि होती है, आप जो है आउटर साइड जितनी है आप उतनी ऐड कर लीजिए। लंबाई ऐड होगी, चौड़ाई ऐड होगी, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो ये रहेगा आपका, यूनिट में आता है, केवल मात्रक में लिखा जाता है। और ये होता है आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब पैरामीटर से है, जितने भी आउटर साइड हैं, ठीक है, उनका ऐड, सम ऑफ ऑल आउटर साइड, ठीक है, कॉल्ड एज आपका पैरामीटर कहलाएगा। इस तरीके से आउटर साइड को आप ऐड कर सकते हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, चूँकि विकर्ण आप जानते हैं
सम्मुख शीर्षों को मिलाने से एक विकर्ण प्राप्त होता है। ठीक, आमने सामने के शीर्षों को मिलाया गया है, विकर्ण मिल गया है। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों समान लंबाई के होते हैं, और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये सब पढ़ाया जाता है आपको। ठीक, तो सीधी बात समझिए, आयत का जब प्रत्येक कोण 90 अंश है और विकर्ण हम निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगा कर्ण। ठीक, कर्ण या इसको हम विकर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है आयत में। तो हम इसका निकालने का तरीका जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आप निकाल रहे हैं चूंकि, तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार आपके लंबाई और चौड़ाई के रूप में होंगे, तो आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट के रूप में आएगा। तो ये सब सामान्य जानकारी है। अभी बताया था वर्तमान आयु से यदि हम आगे की उम्र ज्ञात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, मान लीजिए वर्तमान उम्र से हम किसी व्यक्ति की आगे की 10 साल पहले आगे की, 6 साल आगे की, 5 साल आगे की पश्चात आयु ज्ञात कर रहे हैं तो हमेशा प्लस चिन्ह लेके काम करेंगे, और पूर्व या पहले की आयु अगर ले रहे हैं तो माइनस चिन्ह लेके काम करेंगे। आपको बता चुके हैं हम लोग। तो जो है ये पूरा आपका एक एक्सरसाइज का अध्ययन है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज पढ़ने में कोई कठिनाई हासिल ना हो, इसलिए जो है हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ एक्सरसाइज को पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज में आपका डॉक्टर मनोहर रे जी की जो बुक है, जो राइटर हैं आपके ये, तो उसमें जो है आपकी पहली एक्सरसाइज से संबंधित हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब केवल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का अध्ययन करना है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कभी भविष्य में अगर वीडियो डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसलिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। अपने साथ के पढ़ने वाले इष्ट मित्रों में भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए, जिससे जो है उनको भी जो है पढ़ने का मौका मिले। ठीक, एक अच्छी मार्किंग हासिल करने के लिए जो है पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक भी करिए। अगर कोई समस्या है, किसी डेफिनेशन में समस्या है, तो आप हमें कमेंट करिए, उसका हम सार्थक जवाब देंगे आपको। ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पर। और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। जब अच्छे मन से पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको जो है अच्छे अंक की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो है इसका अच्छा नोट्स बनाइए, और नोट्स के माध्यम से भी पढ़ें और वीडियो के माध्यम से भी पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।